दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आप सबसे बात करेंगे कि एनएम की जो वैकेंसी आई है वो जो है उसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा, आवेदन कब तक चलेगा, उसके सिलेबस को जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कितने अंकों की ये परीक्षा होने वाली है और पेट में आपको कितने नंबर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सबसे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप जान लीजिए किसी भी क्वेरी के लिए आप यदि हमसे कुछ बात करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर जो है इसका 7708544282 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर टारगेट विद रजनीश से जुड़ सकते हैं। और हमारी जो इंस्टा आईडी है टारगेट विद रजनीश, ये सब यदि आप चैनल पर नए हों तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह के रिलेशन में जो है आपको बात करने के लिए हमसे व्हाट्सएप पे आपसे बात करनी होगी। कॉल पे बात नहीं हो सकती, व्हाट्सएप नंबर से ही आप जो है हमसे किसी भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब देर न करते हुए शुरू करते हैं फिर आज के इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो विज्ञापन का प्रकाशन हुआ है वह 14 तारीख को हुआ है। आपकी जो है ऑनलाइन आवेदन आपका 28/10 यानी इसी महीने में 28 तारीख से शुरू होगा और नवंबर में 27 तारीख तक होगा। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि होगी वह आपका 4 दिसंबर तक रहेगी। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपकी जो है इस परीक्षा में बैठने के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ही दिया है, देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी जो 2023 में पेट हुआ है उसी के स्कोर के आधार पर आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब इनका ये है कि जो भी विद्यार्थी या तो 0 नंबर है नॉर्मलाइजेशन के पहले, नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी भी विद्यार्थी का 0 नंबर है या वह नेगेटिव में अंक लेके आया है तो वह परीक्षा में बैठने नहीं पाएगा, यानी वह शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के स्कोर में 0 नंबर पाया है लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर उसका 0 से ज़्यादा है तो वह परीक्षा में बिल्कुल बैठने योग्य है। यानी नॉर्मलाइज स्कोर उसका जो होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए और ना ही निगेटिव होना चाहिए, तब तो वह शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हो सकता है, यानी शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। यदि ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका नॉर्मलाइज स्कोर ना तो 0 हो और ना ही माइनस में नंबर हो। आगे देखते हैं आपका परीक्षा जो है कितने नंबर की आने वाली है, यानी आपका पूर्णांक क्या रहने वाला है। पदों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके पदों को देख लेते हैं। तो पहला है आपका 2 प्रकार का पद। ये पहला है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पहला स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य चयन, जिसमें आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 97 पद हैं और वहीं भूतपूर्व सैनिक का 244 पद है और 100% महिला संवर्ग का पद है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु कितने पद हैं? 97 पद हैं। दूसरा है स्वास्थ्यकर्ता महिला विशेष चयन, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 7 पोस्ट हैं। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के स्वास्थ्यकर्ता महिला पद हेतु दिव्यांगजन की उप श्रेणियों का चिन्हांकन नहीं किया गया है और भूतपूर्व सैनिक का 19 पद है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु जो है 7 पोस्ट है। अब आगे आप बात करते हैं आपसे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है इस बार। आपकी जो आयु के बारे में थोड़ा बात कर ले। अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञप्त की जाएं 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया, यानी 1 जुलाई को उसका 18 वर्ष पूरा हो गया और 40 साल से ज़्यादा प्राप्त ना हो, यानी इस 18 साल से कम ना हो और 40 साल से ज़्यादा, यानी यह वैकेंसी जो है 18 से 40 साल की आयु वाले अभ्यर्थियों के लिए है।
आगे थोड़ा और बात करते हैं हम आपसे, थोड़ा और बात करते हैं यदि हम आपसे थोड़ा और बात करते हैं कि आपका जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है आप लोगों के लिए। सिलेबस की यदि हम बात करें, सिलेबस की यदि हम बात करें तो पहला जो चैप्टर है आपका जो है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व तो ये रहेगा। दूसरा है आपका भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं। तीसरा है एससी, पीएससी, सीएससी और जिला अस्पतालों का संगठन। चौथा है स्वास्थ्य सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO केयर आदि राष्ट्रीय, इंडियन रेड क्रॉस होम, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एवं एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पांचवां है आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व। छठवां है एनएम के लिए आचार संहिता। सातवां जो है आपका वह है समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। आठवां स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध। और नौवां है आपका खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण। 10वां है विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। 11वां है आपका विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता। 12वां है 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण में एनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका। 13वां है मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य। 14वां है शरीर की स्वच्छता। 15वां मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। 6वां है संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय। 17वां है संक्रामक रोग लक्षण, बचाव और उपचार। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला, रुबेला, आंत ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला आजार, ट्रेकोमा, नेत्रश्लेष्मा, पायरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण, कुष्ठ रोग। 18वां समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण। 19वां है ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप। और आपका जो 20वां है वह है स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार। इसी प्रकार से 21वां है आपका दवाओं का वर्गीकरण। 22वां है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। और 23वां है सामान्य चोटें और बीमारियां। 24वां है कट और घाव प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल। 25वां है शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। 26 नंबर है आपका बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। 27वां है दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां और रोकथाम। 28वां है विशेष स्तनपान। 29वां है विद्यालय स्वास्थ्य उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण। 30वां है किशोरों के लिए यौन शिक्षा। 31वां है मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता। इसी प्रकार से आपका 32वां जो है वह है किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधित जानकारी। 33 है भ्रूण और नाल। 34 है सामान्य गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण। 35 है सामान्य प्रपत्र के दौरान देखभाल। 36 है नवजात की देखभाल। 37 है गर्भावस्था की असामान्यताएं। 38 है गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण। ये दोस्तों आपके सिर्फ 38 टॉपिक से ही आपका जो है ये पेपर आने वाला है। इसके अलावा आपका कुछ नहीं रहेगा, सिलेबस में सिर्फ यही रहने वाला है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी तैयारी हम आपको बहुत ही बेहतर ढंग से कराएंगे। आप लोगों को हम इसकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराएंगे और आप लोगों को ज़्यादा घबराने एवं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है एएनएम के सरकारी पद पर। और आप चैनल पर यदि नहीं विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। और जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा कोर्स लेके आने वाले हैं। कुछ तो आपका यूट्यूब पे फ्री रहेगा और जो कुछ बेस्ट तरीके से मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके तैयार किया रहूँगा उसका कुछ आपको कास्ट देना पड़ेगा। बस बहुत ही मिनिमम कास्ट में आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलने वाला है, जिससे पढ़ने के बाद आप 100% गारंटी है कि आप इस परीक्षा को अच्छे ढंग से उत्तीर्ण कर पाएंगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।